लास्ट लेक्चर में अगर आप लोग को याद हो तो सर ने आप लोग का प्रोबेबिलिटी स्टार्ट की। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या से इंट्रोडक्शन मिल गया होगा। प्रोबेबिलिटी की कहानी बहुत पुरानी है और उसका ओरिजिन पॉइंट पता है कहाँ पे था? कहाँ से था? इंडिया में। कहाँ से था? इंडिया में। अगर महाभारत की स्टोरी सुनेंगे कौरवास और पांडवास के बीच में जो वो गेम होता था पासे वाला चौसा जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो गेम उस टाइम से चला आ रहा है ना। अब इसको माइथोलॉजिकल बोलो या जो भी स्टोरी बोलो उसमें हम लोग ने सुने और एक्चुअली इसकी कहानी बहुत पुरानी है। बट मैं अभी वहां पर नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाना चाहता हूँ बाइनोमियल। ठीक है, नहीं मैं एक्चुअली रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है इसलिए क्योंकि मेरे को सिलेबस में अपने स्ट्रिक्ट रहना है। अभी स्टोरी मैंने स्टार्ट नहीं किया था, मैं खाली बता रहा था। लड़ाई हुई थी कौरवास और पांडवास के बीच में। उस लड़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं? महाभारत। जहाँ तक मुझे याद है, मैं बचपन में पता नहीं तुम लोगों को याद है कि नहीं, स्टोरी आती थी हनुमान की, कोई पूरा मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रोज सुबह लगाता था और भी रोज सुबह उठ के देखते, बड़ा मजा आता। और सेकंड एक स्टोरी थी महाभारत वाली, तो कभी तो पूरे उसको देखे नहीं बट उसकी शॉर्ट में बैकग्राउंड पढ़े तो उसमें जहां तक मुझे याद है कौरवास और पांडवास की लड़ाई हुई थी। अगर आपको याद हो तो पांडवास जो थे वो हार गए सब कुछ, फिर बाद में उनके बीच में लड़ाई हुई। जो कृष्णा थे वो सपोर्टिंग एंड में आए और फिर जिताए, बट लड़ाई नहीं की। लड़ाई वो खुद नहीं की, वो बताए कि ऐसे लड़ो, समझ में आ रहा है? खुद हाँ साथी थे, मतलब पार्टिसिपेट नहीं किए, इन्वॉल्व नहीं हुए थे उसमें, बस गाइडेंस के तौर पे। और बहुत अच्छा मतलब उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो मैं बता रहा हूँ कि उतना डिटेल में हम लोग को जाना नहीं है। बहरहाल लड़ाई ये हुई थी कि वो लोग हार गए, उसी में वो लोग हार जाते हैं द्रौपदी को। एक औरत रहती है उसका नाम रहता है द्रौपदी, तो उसको भी वो गेम में क्या करते हैं, वो लोग हार जाते हैं। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, हार जाते हैं उसमें, तो फिर बाद में लड़ाई करके वो लोग अपना किंगडम और बाकी सारी चीजें क्या करते हैं वापस से एक्वायर करते हैं। बहुत लंबा युद्ध चलता है, इसीलिए उसका नाम ही रखा गया महाभारत। ठीक है, और बहुत पास्ट की स्टोरी। कृष्ण जी उसमें सिर्फ साइड रोल प्ले करते हैं हेल्पिंग हैंड्स के तौर पे, बताने के लिए कि ऐसे लड़ो ऐसे मारो, ये रणनीति बनाओ इस तरीके से। क्या किए? चीटिंग करने का काम नहीं था। एवरीवन हैज देयर ओन ब्रह्मास्त्र, है ना। तो कृष्ण जी वहां के ब्रह्मास्त्र थे, सबको कोई ना कोई गाइडेंस कर रहा था, तो उनको भी कोई ना कोई गाइडेंस तो चाहिए ना, तो वहां से गाइडेंस मिल रहा था वो लोग को। ठीक है, बहरहाल बाद में वो लोग ने सब कुछ अपना जीत लिए जो हारे थे। ठीक है, तो वो एक्चुअली जो गेम स्टार्ट होता है वो वहीं से स्टार्ट होता है, प्रोबेबिलिटी वाला गेम। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत सारे हम लोग ने लोअर क्लास में प्रॉब्लम सॉल्व किए। अ डाइस थ्रोन, टू डाइस थ्रोन, अ कॉइन इज टॉस, टू कॉइन इज टॉस, सैंपल स्पेस पढ़े हम लोगों ने, प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला पढ़े, रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़े। अब प्रोबेबिलिटी अगर स्टार्ट करेंगे तो सैंपल स्पेस पढ़े, आउटकम्स पढ़े, इवेंट्स के बारे में पढ़े, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स के बारे में लोअर क्लास में आप लोग ने पढ़े थे। देन हम लोग ने यहाँ पर हाँ पढ़े थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़े कि किस तरीके से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं फास्ट में सिर्फ लेके चल रहा हूँ क्योंकि सर आप लोगों को प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे हैं, वो वहां पर डिटेल में पढ़ाएंगे, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर आप लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी दो टाइप की होती है, डिस्क्रीट होती है और कंटीन्यूअस होती है। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी वो प्रोबेबिलिटी होती है जिसको काउंट कर सकते हैं, कंटीन्यूअस जो काउंटेबल नहीं होती है। अगर सही बोल रहा हूँ तो एग्जैक्टली मैं शायद उल्टा पुल्टा बोल रहा हूँ, ध्यान दें। ठीक है, तो ये दो स्टोरी थी। चैप्टर में आप लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे, उसी चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे कि मीन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, उसके फॉर्मूलेस क्या क्या हैं, मीन को एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं, पढ़ेंगे तुम लोग आगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें भी पढ़ेंगे और इस चैप्टर के अंदर भी देखो वहां पर जो प्रोबेबिलिटी का ट्रायल है ना बच्चों, वो ट्रायल लिमिटेड ट्रायल है। कैसा है? लिमिटेड। बट अगर क्या हो कि
नंबर ऑफ ट्रायल्स ज्यादा हो, नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या हो, ज्यादा हो, और जो आउटकम है वो आपको पता है कि हाँ या ना, इसमें से दो ही होगा। जैसे मैंने बोला अ कॉइन इज टॉस, एवरीबॉडी नोस कि इसका आंसर या तो हेड होगा या तो टेल है ना। मैं अगर बोलता हूं मैंने कॉइन को 50 बार टॉस किया, नंबर ऑफ ट्रायल्स ज्यादा है, बट सभी को पता है कि आउटकम फिक्स है सर। आप 50 बार नहीं 200 बार फेंक दो, आंसर हेड और टेल के टर्म में आने वाला है, हाँ है ना बच्चों। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी, ध्यान से सुनना, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर ट्रायल कितने भी हो दो, काउंटेबल होने चाहिए, कितने भी हो दो, बट जिसके आउटकम्स क्या हो, फिक्स हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं उसको, मतलब है तो प्रोबेबिलिटी, है तो क्या वो प्रोबेबिलिटी, बट ये कैसी प्रोबेबिलिटी जहां पर आपको पता है कि या ये या तो ये, दो ही चीजों से। इसको या ये और ये के बजाय हम लोग इसको बोलते हैं सक्सेस और फेलियर। क्या बोलते हैं, सक्सेस और फेलियर। सक्सेस को हम लोग लिखते हैं पी से, पी का मतलब क्या है, सक्सेस, और क्यू का मतलब क्या है, फेलियर। एंड वी नो दैट सक्सेस प्लस फेलियर हमेशा कितना होता है, अरे हाँ ना, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, हाफ प्लस हाफ। अरे मैं बोल रहा हूँ मेरे पास होने की प्रोबेबिलिटी 50% है, तो फेल होने की 50% प्लस 50%, 100% का मतलब कितना था, 1। अरे हाँ है ना भाई, यही दो चीज होगी। अच्छा, इसके अंदर एक होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स। क्या होता है, मैंने जैसे बोला ना कॉइन टॉस 10 टाइम, डाइस रोल 6 टाइम, तो उस नंबर ऑफ ट्रायल्स को हम लोग एन से लिखते हैं। किसे लिखते हैं, एन बोले तो। फिर इसमें स्मॉल एक्स है, क्या बच्चे लोग, स्मॉल एक्स क्या है, वो जैसे मैंने बोला कि डाई को मैंने 10 बार फेंका था, फिर बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन 4 टाइम्स, मतलब जब 4 बार फेंकूंगा तो उसमें हेड आएंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो मैंने स्मॉल एक्स की वैल्यू कितनी बता दिया, तो अरे समझा कि नहीं। अब इसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कैसे सर, तो उसका फॉर्मूला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू x, इसका फॉर्मूला है NCx p रेज़ टू x q रेज़ टू n माइनस। पूरे चैप्टर में यही फॉर्मूला, NCx p रेज़ टू x q रेज़ टू n माइनस। c कॉम्बिनेशन वाला c याद है 11 में पढ़ाया था, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। NCR का फॉर्मूला याद है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। कोई है जिसको ये नहीं पता है भाई, नहीं पता है, ये फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन कि एक चीज को कितने तरीके से अलग अलग कंबाइन कर सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला है NCR। n मतलब जैसे मान लो 10 चीजें, मैं उसको 4 चीज का मेरे को कॉम्बिनेशन बनाना है, तो यहाँ 10C4, तो यहाँ पर क्या होगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 10 माइनस 4 6 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो 10 है तो 10 9 into 8 into 7 into 6 into 5 to 1, या बीच में ये रोक भी सकते हैं अगर नीचे कटने वाला है तो उस हिसाब से। समझ में आया, अरे हाँ है ना, ठीक है। ये हो गया अपना प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू x NCx p raised to x q raised to n minus। ये कैसे निकालते हैं ये भी मैंने बता दिया, कोई दिक्कत। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर भी अपने को ना एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ये निकालना है, जो आप लोग पढ़ोगे, शायद अभी पढ़े नहीं हो बट पढ़ोगे प्रोबेबिलिटी में। एक्सपेक्टेड वैल्यू बोले तो e ऑफ x, या आम भाषा में हम लोग इसको बोलते हैं b। क्या बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है np। फॉर्मूला क्या होता है, n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल, p क्या है, सक्सेस, तो ट्रायल को सक्सेस से मल्टीप्लाई कर दो तो मीन वैल्यू मिलती है। ऐसे एक होता है वेरिएंस, ये सब पढ़ोगे तुम लोग, ये जो 3 चीज अभी बता रहा हूं ये प्रोबेबिलिटी में पढ़ोगे तुम। वेरिएंस को हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, वेरिएंस ऑफ x, ऐसा भी लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है NPQ। NPQ ये क्या अपना वेरिएंस। और तीसरा आता है बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में S.D भी लिखते हैं। और ये क्या होता है, बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। क्या होता है, व्हाट इज वेरिएंस सर, MPQ, तो रूट ऑफ MPQ किसके बराबर होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर। ये है पूरे चैप्टर का क्रक्स, बस एक फॉर्मूला है और फिर ये कुछ फॉर्मूले और कैपिटल X इस पर निकालने का है ना, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 4 एट x इक्वल्स टू 3 एट x इक्वल्स टू 10, वो जो भी बोलिए लिखो, बता रहा हूं
उसके बाद से सिर्फ आप लोग को फॉर्मूला बना के लाके छोड़ दूंगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोग की। देखो यार पहला प्रॉब्लम देखो, बड़ा अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम, कितनी बार डाई को फेंके? 6 बार। मतलब n की वैल्यू कितनी है? बोला है गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस। सक्सेस क्या है? तो डाई को फेंकते तो 6 नंबर आ, उसमें से 3 ऑड होते और 3, मतलब सक्सेस कितना होगा? 3/6। ये समझा क्या? ऑड नंबर होते कितने हैं? 3 और टोटल कितने थे? 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इसी को बोलेंगे ना। तो 3 1 जा 3, मतलब अरे हाँ है ना, सिंपल सी बात है सर, आधे ऑड होते आधे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हाफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी कितनी होगी? p प्लस q कितना होता है? 1। तो सर q कितना होगा? 1 माइनस p, मतलब 1 माइनस हाफ दैट इज हाफ। तो q की वैल्यू भी कितनी है? हाफ। p मिल गया, q मिल गया, n मिल गया, अब चाहिए क्या? स्मॉल x, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पाई सक्सेस, मतलब बोल रहा है कैपिटल X की वैल्यू स्मॉल x की कितना रखेंगे? ये अपने को निकालना है बच्चों। तो हम लोग को जनरलाइज फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है? NCX PSX n की वैल्यू कितनी है? 6, x की वैल्यू कितनी है? 5। अपना x कितना है? 5 है ना। और यहाँ पर p(x) मतलब 1/2 का पावर 5 और यहाँ पर 1/2 का पावर 6 माइनस 5। ऑलवेज रिमेंबर इन दोनों का पावर ऐड करने पर आंसर n आना चाहिए। 5 + 1 कितना आ रहा है? आ रहा है ना। अरे -x + x कैंसिल हो जाएगा, रॉन्ग कर, इसलिए बता रहा हूँ ना, नहीं आया तो रॉन्ग किया। अब NCR का फॉर्मूला भी बताया था मैंने, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r। 6 माइनस 5 कितना आ जाएगा? ये 1 का पावर 5 मतलब 1, 2 का पावर 5 मतलब 2 टू द पावर ऐसी 1 अपॉन, सही बात है। 6 फैक्टोरियल को ओपन कर सकते हैं हम लोग, 6 into 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल, 2 का पावर 5 कितना होता है? 32 into 1 upon 2, 6, 32 2 जा मिल गया अपने को। प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 5। सही बात है ना भाई? ठीक है। बोल रहा है एटलीस्ट 5 सक्सेस, कम से कम कितनी सक्सेस होनी चाहिए? 5। मतलब x की वैल्यू 5 या 5 से क्या होगी? तो ज्यादा होगी, मतलब सर या तो 5 हो सकती है या तो 6 हो सकती है। देखो हम लोग 5 के लिए तो निकाल के ही रखे वैल्यू, 6 के लिए निकाल लेते हैं अलग से और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो लेट्स से दिस इज 1। हम लोग पहले क्या निकालते हैं? तो फॉर्मूला क्या है? NCX P(x) Q(n माइनस क्या हो गया? हाँ एटलीस्ट 5 सक्सेस ना। एटलीस्ट 5 का मतलब क्या? 5 या 5 से ज्यादा। टोटल कितने ट्रायल थे? 6 ना, तो मैं 6 ही तक के जाऊँ ना। अब बोलो नहीं सर 10 तक क्यों नहीं गए? एक ही 6 बार हो तो 6 बार तक के जाओ, अपनी मर्जी से नहीं चलना है। तो n की वैल्यू कितनी है? 6, x की वैल्यू कितनी है? 6, p की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 6, q की वैल्यू 1/2, 6 माइनस 6, 6 से 6 कितना होता है? 1। NCN कितना होता है? ये पढ़ाया था मैंने आप लोग को। NCN कितना होता है? 1/2 का पावर 6, 1 का पावर 6 मतलब 6 1 ही होने वाला है, 2 का पावर 6, एनीथिंग रेज़ टू 0 इज 2 का पावर 6 बोले तो 64। मिल गए वैल्यूज। अब यहाँ पे पुट कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 6। सर 5 पे प्रोबेबिलिटी आई थी 6/64 और 6 पर आई है 1/64, बेस सेम है, चिन्ह है ना बच्चों? नेक्स्ट एटमोस्ट 5 सक्सेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एटमोस्ट 5 सक्सेस मतलब सर 5 या 5 से कम, मतलब x की वैल्यू 5 या 5 से, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि सर देखो हो सकता है एक बार भी नहीं आए, हो सकता है एक बार आए, हो सकता है 2 बार, हो सकता है 3 बार, हो सकता है 4 बार, हो सकता है, मतलब बोले बच्चे लोग गड़बड़ी क्या करते हो, बोलो 1 से स्टार्ट करते, हो सकता है एक भी नहीं मिले ना भैया, तो आपकी वैल्यू असल में स्टार्ट कहां से होगी? 0 से। प्रोबेबिलिटी ऑफ
नो ऑड नंबर। अरे हाँ यार भाई, फिर हो सकता है एक बार ऑड मिल जाए, हो सकता है दो बार ऑड मिल जाए, हो सकता है तीन बार मिले। अरे 5 तक के चलना है ना सर, ऐसे तो जान निकल जाएगी हम लोग इतना सारा निकालने में। तो इसका शॉर्टकट बताते हैं। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी कितना होता है? सारी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है भैया? 1 होता है। सारी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? मैं एक चीज यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। मैं क्या बोल रहा हूँ, सारी प्रोबेबिलिटी मतलब सर 0 1 2 3 4 5 6 इन सब को ऐड करने पर आंसर कितना आएगा? सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी कितना होता है? हम लोग को कहां से कहां तक का चाहिए सर? हम लोग को चाहिए 0 से लेके 5, मतलब यहां से लेकर ये पूरा चाहिए ना। तो ये चुपचाप इसको उठा के इधर लेकर आ जाओ। तो वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 6 किसके बराबर हो जाएगी? अरे इमेजिन कीजिए, इसको निकालने से अच्छा है कि इसकी जगह लिख दो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 6। अब गेम आसान हो गया। 6 पे तो पहले से निकाल के रखे, कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी। 64 1 दाओ 64 माइनस 1, इजी है ना भाई, समझा? सब नंबर सेकंड क्या बोल रहे हैं? A pair of dice is thrown 4 times. Pair of die throw किया मतलब सैंपल स्पेस ना 1 1 1 2 1 3 ऐसा। कितनी बार फेंक रहे? 4 बार। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 4। n की वैल्यू कितनी हो गई? 4। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? If getting a doublet is considered a success. doublet बोले तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, मतलब टोटल 6 नंबर है। और टोटल कितने थे? 36, मतलब p की वैल्यू कितनी हो गई? 6 अपॉन 36, दैट इज 1/6। अगर p मिल गया तो q निकल जाएगा ना। p प्लस q कितना होता है? तो सर q की वैल्यू 1 माइनस p, मतलब 1 माइनस 1/6, दैट इज 5/6। सही बात है? ठीक है, आगे क्या हो रहा है देखो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, मतलब प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू, निकाल लोगे प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू x किसके बराबर है? n(x) p raised to x q raised to n minus x। अपने को x की जगह कितना रखना है? 2। n की वैल्यू कितनी है? 4 4c2, p की वैल्यू 1/6 का पावर 2, और यहाँ पर 5/6 का पावर 4 - 2 हो जाएगा कैलकुलेशन। दैट्स डन। इजी है ना भाई? नेक्स्ट देखो, तीसरा बोल रहा है देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम इन द लार्ज बल्क ऑफ आइटम। कितने परसेंट डिफेक्टिव है? परसेंट में है तो इसको डिवाइड बाय 100। 5% डिफेक्टिव है तो p अगर 5/100 है तो q कितना होगा? 1 माइनस 5/100, दैट इज 95/100। डिवाइड इसलिए नहीं कर रहा हूं बच्चे लोग क्योंकि 100 का पावर निकालने में आपको आसानी हो जाएगी। इसके लिए हम पॉइंट्स को उसको लेकर 0.95 का पावर जो भी होगा निकालने दिक्कत होगी ना, तो उससे अच्छा है कि इसको ऐसे ही रहने। आगे क्या बोल रहा है? बोलो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 10 आइटम, कितने आइटम्स हैं? मतलब n की वैल्यू कितनी है? 10। बोलो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 10 आइटम विल नॉट इंक्लूड मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम। एक से ज्यादा डिफेक्टिव, मतलब बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1। x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1। अरे इसके लिए ऐसे निकालेंगे ना सर, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1 निकाल लोगे। अलग से 0 के लिए निकालना, 1 के लिए निकालना और ऐड वार देना, दोनों कर लोगे। पक्का ना भाई? हाँ, ऐड करना पड़ेगा ना, पक्का ना? ठीक है, कल चेक करना लो, कल मेरा ही लेक्चर है सारे। क्या बोल रहा? 5 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards। कितने कार्ड निकाल रहे हैं? 5। तो n की वैल्यू कितनी है? 5। What is the बोलो find the probability that all the 5 cards are spade। पहले तो सक्सेस और फेलियर डिसाइड करते हैं। अच्छा आप बताओ, स्पेड कार्ड मेरे लिए प्रोबेबिलिटी है। स्पेड कार्ड होते कितने हैं और टोटल कितने होते हैं? 52। तो कितना होगा? 1/4। तो q की वैल्यू 1 - p, that is 1 - 1/4, that is
सही ना? P मिल गया, Q मिल गया, N मिल गया। अब उसमें पहला केस बोल रहा है कि पांचों के पांचों क्या है? स्पेड, मतलब प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 5 निकाल लेंगे। ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है? ओनली 3 कार्ड, मतलब 3 ही स्पेड है, मतलब एट x इक्वल्स टू 3। फिर क्या बोल रहा है? नन इज स्पेड, कोई भी स्पेड नहीं, मतलब x की वैल्यू कितनी? सीधी है ना? कैलकुलेशन हो जाएगा हमारा, ट्राई नहीं, आंसर आना चाहिए। ठीक है भैया। फिफ्थ देखो, नहीं समझ रहे? But the probability that a bulb produced by a factory will fuse after 150 day of use is 0.05. 150 दिन के बाद वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.05। 0.05 को मैं लिख सकता हूँ 5/100। अभी मैंने बताया पॉइंट से अच्छा है, इसमें P मिल गया तो Q निकल जाएगा ना? Q की वैल्यू 1 - P, मतलब 1 - 5/100 दैट इज 95/, मिल गया Q भी। फिर क्या बोला? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच बल्ब, n की वैल्यू कितनी है? 5। पहला क्वेश्चन, none of them will fuse after 150 day, एक भी फ्यूज नहीं होने वाला, मतलब x की वैल्यू कितनी? 0। अरे हाँ है ना? फिर क्या बोल रहा है दूसरा? नॉट मोर देन 1, एक से ज्यादा, नॉट मोर देन 1 मतलब एक से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1। और इसका आंसर अपने को पता है 0 प्लस, सही बात है ना? तीसरा क्या बोल रहा है? मोर देन 1, एक से ज्यादा है, तो हम लोग को पता है, तो 2 3 4 5 निकालेंगे क्या? नहीं सर, हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1। दोनों क्यों लिखा समझा? देखो 0 1 2 3 4 5, इनके लिए आंसर कितना आएगा? 1 ना? वो बोल रहा है 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 सॉरी 1 से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब वो बोल रहा है 2 3 4 5, बचेगा 2 0 और, तो उसको उठा के इधर लिखा है। यार आया लास्ट में एग्जाम में पता है तीसरा वाला स्टेप। तो फिर क्या बोल रहा है? एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1 बोले तो एक या एक से, तो वही 2 3 4 5, इस बार देखो 1 भी इंक्लूडेड है ना, तो इस साइड सिर्फ कौन आएगा? अरे समझे कि नहीं? यहाँ इक्वल टू की साइन, इसके लिए यहाँ 1 था, यहाँ इक्वल टू की साइन, इसके लिए यहाँ 1, वहाँ 1 भी इंक्लूडेड था, यहाँ 1 भी इंक्लूडेड है, यहाँ 1 इंक्लूडेड, समझा? ठीक है। छठा वाला तुम लोग ट्रायल मारेंगे, सब मैं बताऊं क्या? हाँ, सातवां दिन बोला है ऑन अ मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विद 3 पॉसिबल आंसर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बट 3 ही आंसर है, मतलब ए बी सी है, डी नहीं है। नहीं तो नॉर्मली हम लोग के दिमाग में डी भी चलता है। बोला 3 ही आंसर हो सकते हैं, 3 में से कोई एक आंसर हो, with 3 possible answer for each of the 5 question। क्वेश्चन कितने हैं? 5। ठीक है। What is the probability that a candidate would get 4 or more correct answer? 4 या 4 से ज्यादा करेक्ट आंसर मिलेंगे, मतलब 4 या 4 से, तो 2 5 ही तो क्वेश्चन है, 4 या 5, तो अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 5। बट सर इसमें p और q तो दिया ही नहीं। अरे ऑप्शन कितने? 3, करेक्ट कोई एक ही होगा, तो p की वैल्यू कितनी होगी? 1/3। ऑप्शन 3 है, तीनों में से करेक्ट तो कोई एक ही होगा ना, तो अगर ये p 1/3 है तो q कितना? 1 - p, दैट इज 1 - 1/3, दैट इज, मिल गया p और q और n। बाकी का गेम आसान है ना भाई? ठीक है, खेल लेंगे ना? नेक्स्ट, अ पर्सन बाय अ लॉटरी टिकट इन अ 50 लॉटरी। कितनी लॉटरीज थी? 50, तो n की वैल्यू कितनी? पूरा इन ईच ऑफ व्हिच हिज चांस ऑफ विनिंग प्राइज इज 1/100। सक्सेस के चांसेस कितने? ठीक है, आगे अच्छा p 1/100 है तो q कितना? डायरेक्ट लिख दो ना। बोल रहा है व्हाट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन अ प्राइज एटलीस्ट 1, कम से कम एक बार तो जीतेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। मतलब 1 या 1 से, तुम लोगों को पता है 1 से लेकर 50 तक जाएंगे क्या? उल्टा कर देंगे सर, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू, सही है ना? अरे 1 इंक्लूडेड है, देयर 1 इसलिए नहीं आ रहा, अगर ग्रेटर देन होता सिर्फ तो 1 भी इधर आता।
पढ़ लो। Yes, sir. ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है? एग्जैक्टली मतलब x की वैल्यू कितनी 1, x की वैल्यू कितनी निकाल लोगे ना? ठीक है, एटलीस्ट ट्वाइस मतलब कम से कम 2, कम से कम मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x 2 या 2 से ज्यादा। तो इस बार सर 1 माइनस 0 भी आएगा और अरे हाँ है ना, ये समझ आया ना भाई? ठीक है, इतना देखो यही है, इजी है ना चैप्टर। देखो कितनी जल्दी सॉल्व हो रहा है। कैलकुलेशन वाला पार्ट तुम लोग की जिम्मेदारी है। 9 in a box of floppy disk it is known that 95% will work, 95% काम करेगी, मतलब p की वैल्यू 95/100, तो q कितना आ गया 5/100। बोला a sample of 3 disk, n की वैल्यू कितनी है 3, n की वैल्यू कितनी है, फिर क्या बोला है सैंपल ऑफ 3 डिस्क इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन 1 2 एंड 3 ऑल सैंपल विल वर्क। पहले बोला नन मतलब एक भी काम नहीं करेंगे, फिर बोल रहा है कि एक काम करेगी, फिर बोल रहा है 2 काम करेगी और फिर बोल रहा है तीनों के तीनों काम करेगी। अरे हाँ या ना, समझ गया? ठीक है, जगह नहीं है तो वो भी बता ही देते हैं। यहाँ लिख दो क्या? अच्छा लिख लो, 10 बार 11 बार फिर इसके बाद। अब थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6s, कितने 6s थ्रो करना है? इन 6 थ्रो ऑफ अ सिंगल डाई को कितनी बार फेंक रहे हैं? 6 बार। अब लोगों को क्या चाहिए? 6 आना चाहिए ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 कितनी होगी? 1/6, तो फेलियर की तो आ जाएगा 5/6। एट मोस्ट कितनी बार बोल रहा है? 2 बार। 2 बार मतलब कम से कम 2 या 2 से कम ना, मतलब 2 या 2 से। अब आपको पता है इसके लिए क्या होगा सर? 0 1 और 2 तीनों की वैल्यू निकालो और उसमें क्या कर देना? सब्स्टिट्यूट कर देना, हो जाएगा आंसर। ठीक है, 11th देखो। इट इज नोन दैट 10% ऑफ सर्टेन आर्टिकल मैन्युफैक्चर आर डिफेक्टिव। 10% क्या है? डिफेक्टिव। तो p की वैल्यू 10% है, इसके लिए 10/100, तो q कितना आ जाएगा? 90/100। हाँ है ना बच्चों? फिर क्या बोल रहा है? बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 12 सच आर्टिकल, n की वैल्यू कितनी है? 9। 9 आर डिफेक्टिव। कितने डिफेक्टिव है? मतलब वो बोल रहा है अच्छा 12 सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू निकाल लोगे सीधी। नेक्स्ट, अब ये तो बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन बोला इफ, देखो ये मैंने बताया नहीं था शायद, ये जो उन्होंने लिखा x फिर बिलोंग्स टू बाय b and comma p, मतलब x is the binomial distribution of np where n is what number of tiles, p is what, रीड करते हैं उसको इस तरीके से। अब उसमें क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोला है कि अगर n की वैल्यू 10 है, p की वैल्यू 0.4 है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी होगी और वेरिएंस कितना होगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए np चाहिए, n and p निकाल लेंगे। वेरिएंस के लिए npq चाहिए, सर क्यों नहीं है? पहले क्यों निकाल लेते हैं? p 0.4 है ना, तो 1 माइनस p मिल गया। अब निकाल लो सर एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट इज np, n की वैल्यू 10, p की वैल्यू 0.4, कितना आ गया? 4। फिर वेरिएंस पूछ रहा है, तो npq, n की वैल्यू 10, p की वैल्यू 0.4 और q की वैल्यू 0.6। 0.4 into 0.6 0.24, 6 4 जा 24 ना, और 2.4 into 10 किए तो सॉरी 0.24 into 10 2.4 हो गया। इजी। इसी में फोर्थ वाला भी देख लो, एक और प्रॉब्लम बोला अगर n 10 है, एक्सपेक्टेड वैल्यू की आंसर 8 है, तो वेरिएंस कितना? देखो वेरिएंस के लिए npq चाहिए ना, p है ना q है, तो पहले हम लोग p निकाल लेते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? np। एक्सपेक्टेड वैल्यू का आंसर क्या होता है बच्चों? एक्सपेक्टेड कितना है? n सॉरी 8 और n की वैल्यू कितनी है? 10 को नीचे फेंक दो, तो 8/10 कितना होगा? p, मतलब p की वैल्यू 0. p मिल गया तो p प्लस q कितना होता है? 1, तो q की वैल्यू 1 माइनस p, 1 माइनस 0.8, q भी मिल गया। अब वेरिएंस निकाल लो सर, वेरिएंस होता है npq, n कितना है 10, p कितना है 0.8, 0.2, 0.8 into 0.2 0.16,
10 से मल्टीप्लाई किए तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बोलता तो इसी का रूट लिख देते। अरे समझा क्यों नहीं? चिंदी ना देखिए